सब मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं बता दूँ मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज मैं आपके सामने जो आया हूँ वो चैप्टर लेके आया हूँ जो हमारे रेरा के केस लॉज लेके आया हूँ, सिग्निफिकेंट केस लॉज, जिसके बारे में हम आपस में बात करेंगे आज। हाँ, लेकिन इसको पढ़ाने का जो मेरा उद्देश्य रहेगा वो ये रहेगा कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्रक्स बताऊं। ठीक है, मैं बता दूंगा कि ये जो केस लॉ है ये किस पर्टिकुलर चीज़ से डील करता है। ठीक है, और उसका मतलब क्या क्वेश्चन था उस केस लॉज में, और उसका क्रक्स क्या निकला, उसका कंक्लूजन क्या निकला, जिसकी वजह से आपको ये सारा का सारा इतना सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, और आप जो है सिर्फ और सिर्फ वो बात लिख लेंगे कि ये किस इशू से डील करता है, और आपको रेलेवेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप मेरे साथ पेन लेके और रजिस्टर लेके बैठ जाइएगा, या कॉपी, ये केस लॉज की अगर आपके पास प्रिंट आउट्स हो तो वो लेके बैठ जाइएगा, और हम एक एक केस लॉ में कौन कौन सा क्वेश्चन वो डील करता है वो मैं आपको बता दूंगा, और क्या सॉल्यूशन मिला उस केस के होने की वजह से वो मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि आप इसको स्किप भी ना करके जाएं और कम से कम समय में आपका खत्म भी हो जाएगा ये। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोग अच्छे से सुनेंगे और हिंदी में मेरे साथ लिख लेंगे, जिससे कि आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला केस लॉ हमारा जो है वो कहता है मैसर्स M3M इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर्स। जो ये ANR डॉट होता है ना, इसका मतलब होता है अनदर्स, जहां पर एक से ज्यादा पार्टीज होती हैं वहां ऐसे शब्द यूज करा जाता है, वर्सेस डॉक्टर दिनेश शर्मा एंड अनदर्स। ठीक है, इस केस लॉ में ये बोला गया था कि क्या रेरा एक्ट आने के बाद जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें होम बायर्स जा सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन इस केस लॉ में उठा था। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ये निकला था कि सीधा सॉल्यूशन बताऊंगा मैं आपको। इसका सॉल्यूशन ये था कि होम बायर्स जो हैं वो प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं CPA एक्ट में भी, मतलब जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत भी कर सकते हैं। रेरा के आने की वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाना बंद हो जाएगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं मेंशन था, और यही सॉल्यूशन इसका कंक्लूजन निकला कि अगर आपका रेरा आ भी गया है तो भी हमारे जो होम बायर्स हैं वो जा सकते हैं CPA के अंदर। ठीक है, केस वगैरह करने के लिए। तो ये पहला केस लॉ था जिसका मैंने क्वेश्चन बता दिया कि क्या रेरा आने के बाद CPA में जाया जा सकता है। बिल्कुल जाया जा सकता है, कंक्लूजन ये निकला। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है, जो सेकंड केस लॉ आता है वो आया था जतिन मावनी वर्सेस रेयर टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड का। इस केस में क्या हुआ था, इसमें इशू ये उठा था कि क्या मल्टीपल प्रोसीडिंग्स फाइल हो सकती हैं सेम बात पर अंडर द रेरा, मतलब एक ही टॉपिक के ऊपर क्या बहुत सारे लोग एक ही केस, मतलब एक ही टॉपिक पर बहुत सारे लोग केस फाइल कर सकते हैं क्या, मल्टीपल प्रोसीडिंग्स अलाउड है क्या सेम टॉपिक के ऊपर, सेम प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, कि मल्टीपल आप वो रेरा के अंदर तहत केस कर सकते हैं क्या, ऐसा नहीं हुआ था। देखो जैसा इशू में भी लिखा हुआ है, वेदर मल्टीपल प्रोसीडिंग्स ऑन द सेम इशू आर परमिसिबल अंडर द रेरा। तो कंक्लूजन ये दिया था महारेरा ने, मतलब महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ये बोला था कि मल्टीपल प्रोसीडिंग्स ऑन द सेम इशू कैन नॉट बी अलाउड अंडर रेरा। तो यही कंक्लूजन दिया गया था कि सेम इशू के ऊपर मल्टीपल प्रोसीडिंग्स अलाउड नहीं है, और ये कंक्लूजन किसने दिया था, किसी कोर्ट ने नहीं दिया था, ये महाराष्ट्र की जो रेरा थी, अथॉरिटी थी, उसने दिया था। हम सबको पता है रेरा के अंदर जो अथॉरिटीज होती हैं स्टेट वाइज चलती हैं, अपने स्टेट अपने अपने हिसाब से अथॉरिटीज बनाती हैं और उसके हिसाब से काम चलता है। अगर आप लोगों को रेरा की रिवीजन भी चाहिए होगा तो वो भी मैं आपके लिए लाने वाला हूं बहुत जल्द, और उससे आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड केस लॉ हमसे ये कहता है कि अगर मल्टीपल प्रोसीडिंग्स नहीं स्टार्ट होंगी अगर हमारा सेम इशू है तो। ठीक है, थर्ड केस लॉ किससे बात करता है, थर्ड केस लॉ हमसे कहता है लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस जितेंद्र जगदीश तुलसियाना। बहुत सिंपल सी चीज इसने बोली, इसने ये बोला इस केस लॉ में ऐसा हुआ था कि इन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया था जिसे एग्रीमेंट ऑफ लीज कहा था, और बाद में जब इन दोनों का झगड़ा हुआ तो ऐसा बोला गया कि एग्रीमेंट ऑफ लीज के ऊपर जो है वो रेरा एक्ट अप्लाई ही नहीं करता। ठीक है, और जो हमारा प्रमोटर होता है उसकी डेफिनेशन में लेसर आता ही नहीं है। तो यही पंगा हमारा आगे कोर्ट में पहुंचा, और कोर्ट ने एक बात बोली जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोली। तो दो क्वेश्चन इसके अंदर अराइज हुए, क्या एग्रीमेंट ऑफ लीज के ऊपर रेरा अप्लाई करेगा, और दूसरा क्वेश्चन क्या प्रमोटर की डेफिनेशन में लेसर आता है तो, और जो लेसी होता है वो अलॉटी माना जाएगा। तो इसके अंदर इसका सॉल्यूशन बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये दिया था इस एक्ट के लिए स्पेसिफिकली, जो मतलब इस वाले जो केस लॉस के लिए। तो ये वाला फैसला दिया गया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो एग्रीमेंट है ना इसको इस तरीके से स्टाइल किया गया है कि एग्रीमेंट ऑफ लीज कहलाए। ठीक है, जबकि ये एग्रीमेंट फॉर सेल ही है। यहां पर इन्होंने इतनी सारी चीजें कर रखी थी, मतलब जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस पूरे के पूरे जब आप केस लॉ को पढ़ेंगे तो वहां बताया गया कि एग्रीमेंट ऑफ लीज में ऐसा किया गया था कि 80% से ज्यादा कंसिडरेशन ले लिया गया था, 99 ईयर की लीज ले ली गई थी, स्टैम्प ड्यूटी पे करवाई गई थी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व था। तो गवर्नमेंट का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जब इतना सब कुछ इन्वॉल्व होता है तो वो एग्रीमेंट ऑफ लीज नहीं होता, उसे एग्रीमेंट ऑफ सेल ही कहा जाता है, और जब एग्रीमेंट ऑफ सेल होता है तो उसके ऊपर यह एक्ट अप्लाई कर जाता है। तो यहां पर यही बोला गया कि एग्रीमेंट जो पार्टीज ने करी है आपस में वो एग्रीमेंट ऑफ सेल है, वो एग्रीमेंट ऑफ लीज नहीं है, इसलिए रेरा उसके ऊपर अप्लाई करेगा। तो ये स्पेसिफिकली इस
केस लॉ के लिए था, मुझे नहीं लगता एग्जाम में ऐसे करके पूछेंगे आपसे, ठीक है। हाँ, एक सिचुएशन क्रिएट करके दे सकते हैं जहां पर ये बोलेंगे कि एग्रीमेंट ऑफ लीज है, आपको ये देख के समझना पड़ेगा कि इतनी सारी चीजें हो रखी हैं तो ये एग्रीमेंट ऑफ लीज के नेचर का तो नहीं है, ये एग्रीमेंट ऑफ सेल के नेचर का ही है, तो आपको उसमें से फिर ढूंढना पड़ेगा वो सारे पॉइंट्स, तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको ये वाला पॉइंट है ना, जिसमें आप ये जो ये वाला पॉइंट है जो इटैलिक्स में गिवन है, इसके अंदर वही बातें लिखी हुई हैं कि एग्रीमेंट को लीज नहीं एग्रीमेंट फॉर सेल माना जाएगा, तो ये अगर आप रीड कर लेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा बहुत इजीली। और यहाँ पर इसका कंक्लूजन यही निकला था कि इस केस में ऐसा बोला गया था कि ये एग्रीमेंट ऑफ लीज नहीं है, ये एग्रीमेंट ऑफ सेल है और रेरा इनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये था हमारा थर्ड केस लॉ। फोर्थ केस लॉ हमसे कहता है नीलकमल रियल्टर्स सर्बन प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर्स वर्सेस यूओआई, ठीक है। इस केस में क्या बोला गया, इस केस में कुछ ज़्यादा आपको जान नहीं है और याद रखने की भी कोशिश मत करना, बहुत सिंपल सी बात थी। इसके अंदर ये बोला गया जो सेक्शन नंबर 18, 38, 59, 60, 61, 63 एंड 64 ऑफ रेरा एक्ट है, वो आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 19 के वॉलेटिव है। मतलब आर्टिकल नंबर 14 बात करता है राइट ऑफ इक्वालिटी से और आर्टिकल नंबर 19 बात करता है राइट ऑफ फ्रीडम से। तो कहता है ये जो सेक्शंस हैं 18, 38, 59, 60, 61, 63 एंड 64 ऑफ द रेरा एक्ट, ये राइट ऑफ फ्रीडम और राइट ऑफ इक्वालिटी के अगेंस्ट में जाते हैं। तो इस केस में हमारा जो फैसला दिया गया था, इसका कंक्लूजन सिर्फ इतना सा था कि जो हमारा ये है, ये जो हमारे प्रोविजंस है ये वैलिड और लीगल हैं, वैलिड और लीगल हैं। तो यहां पर ऐसा बोला गया था कि ये राइट ऑफ फ्रीडम और राइट ऑफ इक्वालिटी से अलग नहीं है। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। वैसे इसमें कोई चांस नहीं है कि ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाए। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ केस लॉ आता है जिसमें हमें बोला जाता है सिम्मी सिक्का वर्सेस मैसर्स एमआर एमजीएफ लैंड लिमिटेड। इस केस में ऐसा हुआ था जिसमें ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि क्योंकि जब हम रेरा एक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ एक लिमिट है कि अगर आपके 500 से ज़्यादा होंगे घर तभी आपको उसमें लेना है, या एक पर्टिकुलर आर्ट से ज़्यादा अगर वो उसमें बन रहे होंगे, ठीक है, तो ही आपको लेना। मतलब एक लिमिट है जिसके अंदर ये बोला जाता है कि अगर आपके ऑक्यूपेंसी 500 से ज़्यादा बन रहे होंगे घर वगैरह तो वही आपको लेना। मतलब एक कंडीशन है एग्जाम्शंस के ऊपर कि कुछ लोगों को एग्जाम्शन है कि रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है और कुछ लोगों को बोला हुआ है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। जब आप रेरा एक्ट पढ़ते हैं तो आपको ये बात ध्यान होगी कि उसमें बोला गया है, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्वेश्चन उठा था कि अगर किसी को अगर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है अंडर द रेरा एक्ट, क्या उसके ऊपर रेरा एक्ट अप्लाई नहीं करेगा? तो यहां पर कोर्ट ने इस बात को समझा और यह बोला कि सिर्फ इस बेसिस पर कि रेरा एक्ट के तहत आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक्ट के बाहर हो गए और आप कुछ भी अपनी मनमानी करेंगे। यह एक्ट आपके ऊपर फिर भी अप्लाई करेगा। आपको धोखेबाजी नहीं करनी है लोगों के साथ, ऐसा नहीं करना है कि उनसे पैसा ले लिया और आपने छोड़ दिया और आपने ये बोल दिया कि नहीं यार मेरे ऊपर तो एक्ट ही नहीं अप्लाई करता इसलिए मैं कुछ भी मनमानी कर सकता हूं। तो ऐसा बोला गया कि जिन को रेरा एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी वो लोग जो है उनके ऊपर भी रेरा एक्ट अप्लाई करेगा, उनके ऊपर भी पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सिक्स्थ केस लॉ आता है। सिक्स्थ केस लॉ जो आया वो कहता है कीस्टोन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस अनिल वी थारथारे एंड अदर्स। तो इस केस में क्या बोला गया था, इस केस में क्वेश्चन ये उठा था कि उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसका इशू ये था कि क्या इंटरप्रिटेशन ऑफ ईआईए नोटिफिकेशन, और दूसरी बात इसके अंदर बोली थी कि क्या एनवायरमेंटल क्लियरेंस की एक्सपेंशन जरूरी है। मतलब एक पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली केस लॉ से था, ये आपके एक्ट से कहीं भी रिलेटेड नहीं है। यहां पर एक एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट हुआ था उसके तहत कि आपकी प्रॉपर्टी कितना नुकसान करती है। तो यहां पर कोर्ट ने यह फैसला लिया था कि एक कमेटी बनाई गई थी और कमेटी इस चीज को देखती है कि एनवायरमेंटल को नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा और ईआईए की नोटिफिकेशन का कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इसका कंक्लूजन फिलहाल अभी तक नहीं है कोई भी, इतना ही बताया गया। आईसीआई के सॉल्यूशन में भी अगर आप पढ़ोगे तो इसके अंदर यही बोला गया था कि हमारा कंस्ट्रक्शन जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था साइट का, और कोर्ट टेनेंट अंडरलाइंग द एंटायर स्कीम ऑफ ईआईए नोटिफिकेशन इज दैट कि कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकता था अंटिल एम्पल साइंटिफिक एविडेंस होने चाहिए दैट हैज कंपाइल्ड एंड इट इज बीन अंडरस्टूड दैट द ट्रू एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये फिलहाल उसके ऊपर कुछ पेनल्टीज वगैरह लगा दी गई थी और एक्सपर्ट कमेटी जो है आगे रेमेडियल मेजर्स के बारे में सजेशंस दे रही थी, ठीक है। फिलहाल इसको याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा क्योंकि ये स्पेसिफिकली जो है किसी भी एक्ट मतलब हमारे एक्ट से मिलता जुलता कोई भी नहीं है। इससे क्वेश्चन आएगा, इसकी कोई भी वो नहीं है, गारंटी नहीं है, ठीक है। मतलब आने के चांसेस बहुत रेयर है क्योंकि बहुत सारी चीजें जो एक्ट से जुड़ती हैं उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। इसके बाद सेवंथ केस लॉ हमसे कहता है मुंबई ग्राहक पंचायत मैजिक ब्रिक्स 99acres.com मकान.com हाउसिंग.com एंड अदर्स। इसके केस में क्या हुआ था, बहुत सारे क्वेश्चंस उठे थे और वो क्वेश्चंस क्या थे, क्या डिजिटल पोर्टल्स को हम जो इंट्रोड्यूस होते हैं वो सेलर विद बायर इन के सेल ऑफ रियल एस्टेट, मतलब डिजिटल पोर्टल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है सेलर के द्वारा बायर्स के सामने इंट्रोड्यूस करने के लिए रियल एस्टेट को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर उठा था कि क्या डिजिटल पोर्टल्स नेगोशिएट करने में हेल्प करते हैं सेल करने के लिए रियल एस्टेट
बिल्डिंग्स, मतलब जो भी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये उठा था कि क्या जो हमारे डिजिटल पोर्टल्स हैं वो फैसिलिटेट करते हैं सेल को रियल एस्टेट की। चौथा क्वेश्चन ये उठा था कि क्या डिजिटल पोर्टल्स कलेक्ट करते हैं चार्जेस, फीस और रेम्यूनरेशन और कमीशन वगैरह, ठीक है। और पांचवा केस लॉ ये उठा था, मतलब जो क्वेश्चन उठा था वो ये उठा था कि वेदर डिजिटल पोर्टल जो होते हैं वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट, या फिर उनको भी रियल एस्टेट एजेंट माना जा सकता है। तो ये 5 क्वेश्चंस थे, ठीक है। और इसका जवाब ये आया था कि फर्स्ट जो जवाब था वो ये था कि क्या डिजिटल पोर्टल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है एज अ सेलर विद अ बायर इन द सेल ऑफ रियल एस्टेट। यस, एक दूसरे, क्योंकि रियल एस्टेट जो हमारे डिजिटल पोर्टल्स होते हैं वो रियल एस्टेट के बारे में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, प्रमोटर को भी प्रोवाइड करते हैं, बायर्स को भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमारे माने जाते हैं कि वो इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोजेक्ट्स। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आया था क्या ये हेल्प करते हैं नेगोशिएट करने में। ऑब्वियसली आजकल डिजिटल पोर्टल्स यूज होते हैं जहां वार्तालाप हो सकती है, तो उनको वो नेगोशिएट करते हैं इन द सेल ऑफ रियल एस्टेट। तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये था कि वो फैसिलिटेट करते हैं, यस, वो एज अ वर्चुअल गाइड फैसिलिटेट करते हैं सेल को, ठीक है। फोर्थ में ये बोला गया कि क्या वो कलेक्ट करते हैं चार्जेस, फीस, रेम्यूनरेशन, कमीशन। बिल्कुल, अगर वो कुछ कमाता है तो वो फीस वगैरह जो भी चार्जेस वगैरह होती हैं उनको माना जाता है। मतलब अगर डिजिटल पोर्टल से के थ्रू कुछ कमाया जाता है तो उसको ऑलरेडी फीस वगैरह ही, कमीशन वगैरह ही बोला जाता है। उसके अलावा लास्ट क्वेश्चन हमसे ये बोला था क्या डिजिटल पोर्टल एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट, दे बीइंग इंटरमीडिएटरी अंडर द आईटी एक्ट। तो इसके अंदर ये बोला गया कि जो रेरा का एक्ट है वो ओवरराइड करता है इनकम टैक्स के एक्ट को, इसीलिए उनको भी एजेंट्स माना जा सकता है। ये सारे आंसर्स जो मैंने आपको दिए, ये जितने भी की रेशियो डिसेंडी आपको नजर आ रहे हैं, इशू नंबर 1, इशू नंबर 2, इशू नंबर 3, इशू नंबर 4, इशू नंबर 5, ये सारे आंसर इसी के अंदर हैं। कंक्लूजन नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, ये 5 अगर आप इशू के जो आंसर्स हैं ये पढ़ जाओगे तो इससे काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 8th जो हमारा केस लॉ आता है वो आता है रविंदर कौर ग्रेवाल वर्सेस मंजीत कौर एंड अदर्स। इसके अंदर क्वेश्चन जो था बहुत सिंपल था। देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट केस लॉ नहीं है, मैं फिर से बता दूं, इसका क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिकली है, एक्ट से रिलेटेड नहीं है। इसके अंदर क्वेश्चन ये उठा था कि क्या जो पर्सन क्लेम करता है टाइटल बाय वर्च्यू ऑफ एडवर्स पोजेशन कैन मेंटेन द सूट अंडर आर्टिकल 65 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट फॉर डिक्लेरेशन एंड परमानेंट इंजेक्शन। और दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर ये उठा था कि क्या आर्टिकल 65 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट सिर्फ एनेबल करता है पर्सन को कि वो सेटअप कर सके प्ली ऑफ एडवर्स पोजेशन एज अ डिफेंडेंट एंड कैन नॉट प्रोटेक्ट पोजेशन एज अ प्लेंटिफ। तो इसके अंदर अगर मैं आपको बता दूं सॉल्यूशन यही दिया गया था, जो मैं कंक्लूजन पढ़ रहा हूं बस वही सॉल्यूशन था। इसके अलावा इसके अंदर आईसीए ने भी ज्यादा नहीं दिया है। सिंपल सी बात ये बोली थी कि आर्टिकल नंबर 65 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 नॉट ओनली एनेबल्स अ पर्सन टू सेट अप अ प्ली ऑफ एडवर्स पोजेशन एज अ शील्ड एज अ डिफेंडेंट बट ऑल्सो अलाउ अ प्लेंटिफ की यूज कर सके टू यूज इट एज अ स्वॉर्ड टू प्रोटेक्ट द पोजेशन ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी और टू रिकवर इट इन केस ऑफ डिपोजेशन। मतलब आर्टिकल नंबर 65 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट जो है वो हेल्प करता है पर्सन की, ना कि सिर्फ एडवर्स पोजेशन के केस में, बल्कि डिफेंडेंट की भी हेल्प करता है और प्लेंटिफ की भी हेल्प करता है कि वो अपने पोजेशन को ऑफ द इमोरल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये हमारा बस क्रक्स था इसका, और इसको याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। इसके बाद 9th जो हमारा आता है वो कहता है बिक्रम चटर्जी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ओआरएस का मतलब जो होता है वो अदर्स होता है। तो इस केस में अगर जो 2 क्वेश्चंस थे वो ये उठे थे। अगर मैं इस केस लॉ की बात करूं तो इस केस लॉ में ये बोला गया था, एक अमरपाली ग्रुप था जो कंपनी ने जिसने प्रपोज किया था कि हम कंस्ट्रक्ट करेंगे 42,000 फ्लैट्स, ठीक है। और बाद में ऐसा पता चलता है, लेटर अमरपाली ग्रुप जो है उसको का पता चलता है कि वो सीरियस ब्रीच ऑफ देयर ऑब्लिगेशन में फंसे हुए हैं। मतलब उन्होंने सारा ब्रीच किया है, जो भी उन्होंने वादा किया था सब तोड़ने वाले हैं। तो इशू ये अराइज हुआ था कि चार्जेस लगाए गए थे कुछ ऑफिशियल्स के द्वारा, बैंक्स के द्वारा, होम परचेजर्स के द्वारा और डेवलपमेंट्स के द्वारा, ठीक है, एजेंसीज के द्वारा। उसके अलावा दूसरा इशू ये था कि क्या आम्रपाली ग्रुप का रेरा का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। आप खुद सोचो, क्या रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो सकता? बिल्कुल कैंसिल हो सकता है। तो इस केस में हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था, जो ऑर्डर दिया गया था एपेक्स कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के मतलब एपेक्स कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया था, जिसको आप अगर आप इन चीज़ों को रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको सिर्फ क्रक्स बता देता हूँ। यहाँ पर यह ऑर्डर दिया गया था कि आपका जो आम्रपाली ग्रुप का है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, और जो हमारे ऑफिशियल्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, होम परचेजर्स होते हैं, उन सबको ड्यूज मिलेंगे, उनके जितने भी पैसे होंगे वो रिकवर करके दिए जाएंगे फ्रॉम द अदर एसेट्स ऑफ द आम्रपाली ग्रुप। मतलब इस वाले एसेट को तो उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, तो आम्रपाली ग्रुप के कुछ और एसेट्स होंगे, ठीक है। तो उन एसेट्स को बेचकर उनके पैसे ड्यूज खत्म करे जाएंगे, जिनके भी बैंक्स वगैरह के, ऑफिशियल्स वगैरह के, होम परचेजर्स वगैरह के, डेवलपमेंट एजेंसीज के, जिनके साथ भी उन्होंने धोखाधड़ी करी है। या फिर अगर ये रीजन, या फिर अगर लोगों को अपना घर ही चाहिए तो ये भी बोला गया था कोर्ट के द्वारा कि दूसरे बंदे को, मतलब किसी और
बिल्डर वगैरह को बोल के ये घर बनवा लिया जाए, लेकिन अमरपाली ग्रुप का जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दिया गया था। तो ये हमारा केस लॉ था। एंड द लास्ट केस लॉ जो था वो ये था सुशील अंसल वर्सेस अशोक त्रिपाठी। इस केस लॉ में भी आपका जो है डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन नहीं है, मतलब एक्ट के हिसाब से ये हमारा पूरा का स्पेसिफिक इस केस लॉ के बारे में ही है। इसमें इशू ये था कि क्या रूल नंबर 11 ऑफ द NCLAT रूल्स टू अलाउ द पार्टीज टू सेटल द डिस्प्यूट, और दूसरा वेदर द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द होम बायर्स अंडर सेक्शन 7 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड वाज नॉट मेंटेनेबल। अगर इस केस लॉ को याद रखना है तो सुनील अंसल वर्सेस अशोक त्रिपाठी वाले केस लॉ को, तो इसे सिर्फ इस बात के लिए ध्यान रख लेना कि जो हमारी अमेंडमेंट आई थी ना IBC 2016 में, कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं उसमें होम बायर्स को भी डाला गया। तो इस केस लॉ में ही बोला गया था कि जो एप्लीकेशन फाइल करी जाती है उसके द्वारा, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के द्वारा, उसके अंदर होम बायर्स को भी फाइनेंशियल क्रेडिटर की उपाधि दी गई थी। तो इस केस लॉ को सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखने के लिए आप याद रख सकते हो। इसके अंदर यही कंक्लूजन दिया गया था कि आप जो होम बायर्स होते हैं उनको भी हम ये बोल सकते हैं कि वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, और वो सेक्शन नंबर 7 ऑफ द IBC के तहत वो फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी ऑफ द, मतलब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करना वगैरह वगैरह, जो हमारा IBC चैप्टर में हम पढ़ते भी हैं। तो ये 10 केस लॉज थे जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात करी। इसमें से मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से केस लॉज ऐसे हैं जिनको आप एक बार और रीड कर लीजिएगा, या एक बार आप स्टार मार्क कर लीजिए और उसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर मैं आपको बताऊं तो पहला केस लॉ जो है, फर्स्ट केस लॉ जो था हमारा, वो हमारे को फर्स्ट केस लॉ जो था हमारा उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। मैं फिलहाल आपको ऐसे ही बता देता हूं, आप सुन लीजिए, ठीक है। थर्ड केस लॉ जो था वो आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो फिफ्थ केस लॉ आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। सेवंथ केस लॉ आप मार्क कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा एक और नाइन्थ केस लॉ आप मार्क कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई केस लॉ इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये सारे कहीं ना कहीं हमारे रेरा एक्ट से जुड़े हुए हैं। जो स्पेसिफिकली केस लॉज हैं मुझे लगता है ICS पे क्वेश्चन पूछेगा, और अगर आप ये सारे जो इंपॉर्टेंट मार्क हैं उसको भी अगर देख जाएंगे और गलती अगर आपको याद आ जाता है वहां पर, वैसे तो ओपन बुक है तो याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान रह जाता है तो और आप इन केस लॉज को मेंशन कर देते हैं तो आप वेल एंड गुड होगा, 4 चांद लग जाएंगे आपके आंसर्स पे। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल।